स्वागत है आप सभी का खाद्य एवं फल संरक्षण की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसे मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं अपने YouTube चैनल फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि इस ऑनलाइन क्लास को आप चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर रहे हों, कृपया मेरे YouTube चैनल के पेज पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि ऐसा करने से जैसे ही कोई नई क्लास का वीडियो चैनल पे अपलोड होगा, उसकी सूचना यथाशीघ्र और निर्बाध रूप से आप तक पहुंच पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम किस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे और किस मुद्दे पर, किस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, इसकी सूचना आपकी स्क्रीन पे आ रही है, अवलोकन करिए। आज की क्लास अध्याय 2 डिब्बाबंद एवं संरक्षित पदार्थों के खराब होने के कारण, प्रकार एवं बचाव के अंतर्गत डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में उत्पन्न होने वाली खराबियों के कारण पर केंद्रित है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में भी हमने इसी अध्याय को पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में उत्पन्न होने वाली खराबियों के लक्षणों के बारे में जाना था। आज हम कारण के बारे में जानेंगे। तो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में खराबियां उत्पन्न करने वाले कारणों को यद्यपि मुख्यतया दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, तथापि इनकी क्रियाएं साथ साथ या स्वतंत्र रूप से भी चलती रह सकती हैं या रहती हैं। मतलब समझ में आया कि जो कारण हैं डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के खराब होने के, वो दो हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ इन दोनों में से किसी एक से ही खराब होगा। इन दोनों से वो खराब हो सकता है, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो दो कारण क्या हैं? तो पहला जो कारण है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं, और जो दूसरा कारण है वो है सूक्ष्म जीवों की क्रियाएं। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो अभी हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आ चुकी हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ये क्या होती हैं? तो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में मुख्यतया दो कारणों से खाद्य पदार्थों में खराबी आती है या उत्पन्न होती है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं से संबद्ध है। मतलब समझ में आया? मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रियाओं, दो अभिक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खराब होते हैं। वो है पहला टिन संक्षारण और दूसरा विवर्णन, मतलब कि ब्राउनिंग, मतलब कि भूरापन। एक एक करके हम यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे। तो पहला है टिन संक्षारण। टिन संक्षारण क्या है? तो धातु की अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर घोल में जाने की प्रवृत्ति को संक्षारण कहते हैं। मतलब कि अम्ल की उपस्थिति में जब डिब्बों की धातु घोल में, मतलब कि कवरिंग लिक्विड में जाने लगती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आप सब जानते हैं कि डिब्बे स्टील के होते हैं और उन स्टील के डिब्बों की भीतरी दीवार पर टिन की परत चढ़ी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टील अथवा लोहा अम्ल से शीघ्र ही प्रभावित हो जाता है, जबकि टिन नहीं होता है। इसीलिए स्टील के डिब्बे के ऊपर टिन की पॉलिश कर दी जाती है ताकि वे अम्ल से प्रभावित न हो। कभी कभी यह टिन खाद्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल के प्रभाव से घुल जाता है। तत्पश्चात
स्टील जो है वो अम्ल के सीधे संपर्क में आ जाता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और फिर अम्ल के प्रभाव से जो स्टील है वो धीरे धीरे घुलने लगता है, जिससे कि डिब्बों में कटाव शुरू हो जाता है और अंतों में डिब्बों में छेद हो जाता है। सारी बातें स्पष्ट हैं, समझ गए होंगे आप कि टिन संक्षारण क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संक्षारण की क्रिया को कम करने हेतु आवश्यक सावधानियों को हम जानेंगे कि वे क्या क्या सावधानियां हैं जिनका प्रयोग करके या जिनका अनुपालन करके हम संक्षारण की क्रिया को कम कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है टिन प्लेट शुद्ध एवं उत्तम गुणों वाली होनी चाहिए। मतलब कि डिब्बों में जिस टिन प्लेट का हम उपयोग करते हैं वो, सॉरी टिन नहीं, स्टील प्लेट, वो एकदम शुद्ध और उत्तम गुणों वाली होनी चाहिए। कम अम्लीय फलों के कैनिंग माध्यम में, मतलब कि कवरिंग लिक्विड में 0.3 से 0.5% सिट्रिक एसिड मिला देना चाहिए। तैयार फल या सब्जियों को डिब्बों में इतना ही भरना चाहिए कि डिब्बे के ऊपर 0.6 से 1 सेंटीमीटर स्थान खाली रहे, जिससे कि शीर्ष स्थान 0.3 सेंटीमीटर बना रहे। मतलब समझ में आया? मतलब कि एकदम ठूस ठूस के डिब्बों को नहीं भरना चाहिए, ऐसा भरना चाहिए कि डिब्बों और डिब्बों के ढक्कन के बीच, मतलब कि खाद्य पदार्थ, डिब्बों में बंद खाद्य पदार्थ और डिब्बों के ढक्कन के बीच 0.6 से 1 सेंटीमीटर तक का स्थान खाली रहे। निर्वातन उचित समय तक एवं उचित तापक्रम पर करना चाहिए, जिससे कि डिब्बों की ऑक्सीजन संपूर्णता के साथ बाहर निकल जाए। यह अति आवश्यक कार्य है, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डिब्बों को बंद करते समय उनका तापक्रम 165 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं होना चाहिए। जिन फलों का रस लाल या गुलाबी रंग का हो उनके लिए प्लेन डिब्बे प्रयोग में लाने चाहिए। डिब्बों का संग्रहण ठंडे और शुष्क स्थानों पर किया जाना चाहिए। संग्रहण मतलब भंडारण। अब हम टिन संक्षारण को समझ लिए, अब हम विवर्णन को देखेंगे। विवर्णन मतलब ब्राउनिंग, भूरापन। आपने देखा होगा ना कि जैसे आप सेब खाते हो या आलू को काट दे, जब छील के रख देते हो तो वो कुछ देर बाद वो उसका जो रंग है वो भूरा हो जाता है या काला हो जाता है। इसी घटना को विवर्णन कहते हैं फल एवं खाद्य संरक्षण में। तो फल एवं सब्जियों में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंग, जिन्हें वर्णक या पिगमेंट कहते हैं, इन प्राकृतिक रंगों के लोप हो जाने से पदार्थों का आकर्षण का गुण समाप्त हो जाता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में, फलों या सब्जियों के मूल रंग में परिवर्तन तथा अन्य अवांछनीय रंग का उत्पन्न होना विवर्णन कहलाता है, मतलब कि ब्राउनिंग कहलाता है। यद्यपि वर्णन से खाद्य पदार्थ खाने के योग्य रहते हैं, किंतु उनका आकर्षण का गुण जो है वो समाप्त हो जाता है। अब आपको कोई काला या भूरा सेब खाने को दे तो आप खाओगे? नहीं खाओगे। ऐसा नहीं है कि वो खराब हो गया है, लेकिन जो आकर्षण है वो समाप्त हो गया है। तो वही कहा जा रहा है कि उनके आकर्षण का गुण समाप्त हो जाता है, जिससे कि उनके विक्रय में कठिनाई आती है। विवर्णन को भूरापन भी कहते हैं। विवर्णन या भूरा होना फल और सब्जियों के परिरक्षण में एक बड़ी समस्या है। कारकों या साधनों के दृष्टिकोण से विवर्णन या भूरापन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला है एंजाइमिक विवर्णन, दूसरा है नॉन एंजाइमिक विवर्णन और तीसरा है धात्विक विवर्णन। एक एक करके क्रमवार हम इन तीनों को समझेंगे, तीनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं एंजाइमिक विवर्णन। एंजाइमिक विवर्णन क्या होता है भाई? तो एंजाइमिक विवर्णन पॉलीफिनाल ऑक्सीडेज या फिनालेज द्वारा
फिनालिक यौगिकों के परिवर्तन के कारण होता है। स्कीमर और बर दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1967 में यह बताया कि फिनालेज एंजाइम की क्रियाएं दो अवस्थाओं में होती हैं। प्रथम अवस्था में परिवर्तन का माध्यम मोनोफिनाल होता है और द्वितीय अवस्था में डाइफिनाइल होता है। इसके अलावा क्लोरोजेनिक एसिड जो कि एंजाइमिक ब्राउनिंग का मुख्य माध्यम है, विशेषतया सेब और नाशपाती के भूरा होने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार प्रारंभिक अभिक्रियाओं में फिनालिक यौगिकों को क्यूनोन में परिवर्तित करने के लिए फिनालेज एंजाइम की आवश्यकता होती है और इसी के कारण खाद्य पदार्थों में रंग का परिवर्तन होता है। अब हम एंजाइमिक विवर्णन को रोकने के उपायों को देखेंगे कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से हम एंजाइमिक विवर्णन को रोक सकते हैं। तो इसमें पहला है ताप के प्रयोग से। ये क्या है? तो ये इसके बारे में सूचना आ रही है, देखिए ध्यान से। उचित तापक्रम और समय तक खाद्य पदार्थों को गर्म करने से फिनालेज एंजाइम की गतिविधियां रुक जाती हैं। इसीलिए कैनिंग की प्रक्रिया में ब्लांचिंग एक आवश्यक क्रिया मानी गई है। ब्लांचिंग मतलब निश्चित टेम्परेचर और निश्चित टाइम तक खाद्य पदार्थों को गर्म करना, उबालना, ये ब्लांचिंग कहलाता है। ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है कैनिंग में, मतलब कि डिब्बाबंदी में, और इसके करने से विवर्णन रुकता है। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट के प्रयोग से। तो सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड तथा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड फिनालेज एंजाइम के शक्तिशाली निरोधक हैं। मतलब कि इनके प्रयोग से फिनालेज एंजाइम की सक्रियता खत्म हो जाती है। यद्यपि इन रसायनों का प्रयोग कैनिंग की प्रक्रिया मतलब डिब्बाबंदी में नहीं किया जाता है, तथापि फल परिरक्षण की अन्य विधियों जैसे निर्जलीकरण और स्क्वैश बनाने आदि में इनका प्रयोग पूर्ण सफलता के साथ किया जाता है। लगभग 10 ppm सल्फर डाइऑक्साइड फिनालेज एंजाइम की सक्रियता को रोकने में सक्षम है, वायु से दूर करके। तो फिनालेज एंजाइम की क्रिया के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। बिना ऑक्सीजन के ये एंजाइम क्रियाशील नहीं हो पाएगा और यही कारण है कि जब आप फल या आलू को काट के छोड़ते हो, उसका छिलका हटाते हो, तभी वो रंग परिवर्तित होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब छिलका हट जाता है, मतलब उसका आवरण हट जाता है, वो कट जाता है, तो वो सीधे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, फिनालेज एंजाइम क्रियाशील हो जाता है। यही बात यहाँ बताई जा रही है कि फिनालेज एंजाइम की क्रिया के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। इसलिए ऑक्सीजन से फल एवं सब्जियों को दूर कर देने से ब्राउनिंग की क्रिया रुक जाती है और इसी कारण कटे हुए फल या सब्जियों को पानी में डुबो कर रखा जाता है ताकि वह ऑक्सीजन के संपर्क में न आने पाए और उनका रंग परिवर्तित न होने पाए। नमक के प्रयोग से। तो ब्राउनिंग की क्रिया 0.1% सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक के उपयोग से रोकी जा सकती है, किंतु यह उपाय तभी प्रयोग में लाना चाहिए जबकि सब्जियों में नमक का स्वाद आवश्यक हो। ऐसा न हो कि उन खाद्य पदार्थों में भी आप इस का प्रयोग कर दें जिनमें आप मीठा चाहिए, तो वहां पे काम बिगड़ जाएगा। अम्ल के प्रयोग से। तो फल एवं सब्जियों के पीएच मान को कम करके उनमें होने वाली ब्राउनिंग की क्रिया को रोका जा सकता है। इसके निमित्त एस्कार्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड मुख्य तौर पर उपयोग किए जाते हैं, जिनमें एस्कार्बिक एसिड इस कार्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। प्रति 454 ग्राम डिब्बा बंद सेब में 300 मिलीग्राम एस्कार्बिक एसिड मिलाने से ब्राउनिंग की क्रिया रुक जाती है। बोरिक एसिड
और बोरेट के उपयोग से। तो बोरिक एसिड मिलाने से डिब्बाबंद सेब में ब्राउनिंग की क्रिया नहीं होती है। अब हम नॉन एंजाइमिक विवर्णन को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नॉन एंजाइमिक ब्राउनिंग अब अभिक्रियाएं, मतलब कि नॉन एंजाइमिक ब्राउनिंग अभिक्रियाएं फल और सब्जियों के मूल रंग को प्रभावित करने के साथ ही साथ उनके पोषक तत्वों पर भी असर डालती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एंजाइमिक विवर्णन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन नॉन एंजाइमिक विवर्णन में यह भी होता है कि रंग तो मतलब आकर्षण तो खत्म होता ही होता है, पोषक तत्व भी नष्ट होते हैं। और इस तरह के विवर्णन में किसी भी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं का परिणाम है जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में होती रहती है। इस तरह का विवर्णन अधिकांशतः संग्रहण के समय होता है, मतलब कि भंडारण के समय होता है। इस ब्राउनिंग के संबंध में अत्यंत ही उपयोगी अनुसंधान हुए हैं और उन्हीं के आधार पर इनमें 3 प्रमुख अभिक्रियाएं कार्यरत रहती हैं। वो 3 प्रमुख अभिक्रियाएं क्या हैं, एक एक करके देखते हैं। पहली है मैलार्ड अभिक्रियाएं, दूसरी है कैरेमल बनना, और तीसरा है एस्कार्बिक एसिड का ऑक्सीकरण हो जाना। इन तीनों को भी विस्तार से जानते हैं। तो पहला है मैलार्ड अभिक्रियाएं। तो इन अभिक्रियाओं से तात्पर्य है कि जब ग्लूकोज या ग्लाइसिन के घोल को गर्म किया जाता है तो भूरा रंग उत्पन्न होता है। यह अभिक्रियाएं सर्वप्रथम फ्रेंच रसायनज्ञ मैलार्ड, उन्होंने कब बताया, 1912 में, मतलब कि 1912 में फ्रेंच रसायनज्ञ मैलार्ड द्वारा अन्वेषित की गई थी और उन्हीं के नाम पर इन क्रियाओं को मैलार्ड अभिक्रियाएं कहा जाता है। इस तरह की अभिक्रियाएं एमाइंस, एमाइनो एसिड और प्रोटीन तथा शक्कर, एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य निर्धारित की गई हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित भूरा रंग लंबी अवधि के संग्रहण अथवा गर्म करने से उत्पन्न होता है। मतलब कि आपने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को संग्रहित कर दिया है, रख दिया है और लंबा समय तक वो पड़े हुए हैं, तो इन अभिक्रियाओं के होने का खतरा रहता है। अब कैरेमल बनना, तो एमाइनो एसिड की अनुपस्थिति में शक्कर का निम्नीकरण होने की क्रिया को कैरेमल बनना कहते हैं। जब शक्कर को उसके द्रवणांक बिंदु, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट से अधिक गर्म किया जाता है तो वह गहरे भूरे रंग की हो जाती है। इसे कैरेमल कहते हैं। यह क्रिया अम्लीय या क्षारीय अवस्था में भी समान रूप से होती है और यह सुगंध में परिवर्तन लाती है। यह खाद्य पदार्थों जैसे मुरब्बा, कैंडी और जेली आदि में अरुचिपूर्ण गंध तथा स्वाद में कड़वापन उत्पन्न कर देती है। जैसे कि शक्कर को जब आप ज्यादा उबालते हो ना, मतलब ज्यादा खौलाते हो, गर्म करते हो, तो वो धीरे 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 क्या होता है, वो धीरे धीरे भूरा होता है, फिर काला होता है और एक अरुचिपूर्ण गंध आती है, उसमें स्वाद उसका कड़वा हो जाता है। ऐसी स्थिति को कैरेमल बनना कहते हैं। अब एस्कार्बिक एसिड का ऑक्सीकरण, तो एस्कार्बिक एसिड का विघटन, चाहे वह ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में हो, फल और सब्जियों में भूरे रंग को उत्पन्न करता है। यह विवर्णन संतरा, नींबू, मौसमी आदि के परिरक्षित पदार्थों तक ही सीमित है। अब नॉन एंजाइमिक विवर्णन को रोकने के उपाय क्या क्या उपाय हैं, तो कम तापक्रम पर संग्रहण करना चाहिए, मतलब कि जहां पर हम भंडारण कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। नमी कम होने से विवर्णन की क्रिया कम होती है, वहां पे मॉइस्चर भी कम होना चाहिए।
पीएच को कम करके यह क्रिया रोकी जा सकती है। पीएच मान को कम करके यह क्रिया रोकी जा सकती है। रासायनिक प्रतिरोधक पदार्थों द्वारा जैसे सल्फाइड, कैल्शियम लवण आदि का प्रयोग करके भी नॉन एंजाइमिक विवर्णन को रोका जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे धात्विक विवर्णन। तो धात्विक विवर्णन क्या है? कुछ धातुएं जैसे लोहा और तांबा अन्य पदार्थों के साथ मिलकर अनेक लवण यौगिक बनाती हैं, जैसे फेरिक टेनेट, आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड आदि, जिनके प्रभाव से परिरक्षित फल एवं सब्जियों का विवर्णन होता है। इन धातुओं का खाद्य पदार्थों में मिश्रण डिब्बे से जल, बर्तन, जल सप्लाई के पाइप, शक्कर आदि के द्वारा होता है। मतलब कि ये माध्यम है इन धातुओं के खाद्य पदार्थों में मिलने के। यह धातुएं आगे चलकर संग्रहण के समय विभिन्न यौगिक निर्मित करती हैं, कंपाउंड निर्मित करती हैं। कुछ प्रमुख यौगिक जो विशेष महत्व के हैं वह इस प्रकार हैं। तो पहला है फेरिक टैनेट। फल या सब्जियों में उपस्थित टैनिन डिब्बा बंदी के पश्चात डिब्बों के लोहे से संपर्क में आने पर फेरिक टैनेट का निर्माण करती है। यह यौगिक काला होता है और डिब्बा बंद फल या सब्जियों के ऊपर जम जाता है, जिससे वे काले दिखाई पड़ने लगते हैं। आयरन सल्फाइड, तो शक्कर आदि के माध्यम से सल्फर डाइऑक्साइड डिब्बों के अंदर पहुंच जाती है। डिब्बों के अंदर टिन संक्षारण के फलस्वरूप निर्मित हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है। यह यौगिक आगे चलकर आयरन के संपर्क में आने पर आयरन सल्फाइड बनाता है, जो काले रंग का होता है और इसी के कारण खाद्य पदार्थ में विवर्णन होता है और वो काला दिखने लगता है। कॉपर सल्फाइड, तो तांबा मशीनों के द्वारा डिब्बों के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर पहले से निर्मित हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके कॉपर सल्फाइड बनाता है, जो काले रंग का होता है। कॉपर की सूक्ष्म मात्रा, मतलब कि 1 ppm की मात्रा भी विवर्णन करने में सक्षम है। इसीलिए खाद्य एवं फल संरक्षण में तांबे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग वर्जित है। अगर आप इन धातुओं का प्रयोग खाद्य पदार्थों के निर्माण में करते हैं तो उनका रंग परिवर्तित हो जाएगा। अतः धातुजन्य धात्विक विवर्णन को रोकने या कम करने के लिए डिब्बा बंद पदार्थों में ऐसी धातुओं का प्रवेश ना हो, इसका पूरा प्रयास करना चाहिए तथा संक्षारण की क्रिया को कम करके भी धात्विक विवर्णन को रोका जा सकता है। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे पुनः फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियां आपको समझ में आई होंगी। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछें। मैं यथाशीघ्र आपको समाधान उपलब्ध कराऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो नई क्लास की सूचना बिना किसी रुकावट के आप तक यथाशीघ्र पहुंच पाएगी। इसके अलावा आप वीडियोस को
डाउनलोड करके रख लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको यूट्यूब पेज पे जाना है, मेरे इस चैनल के यूट्यूब पेज पे जाना है, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। ऐसा करने से इन वीडियोस को बार बार देखने के लिए आपको बार बार डेटा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका डेटा एक बार खर्च होगा सिर्फ वीडियो को डाउनलोड करने में, और आप अनगिनत बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स रिवाइज करिए और आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में अभी से जुट जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।